हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के फिफ्थ सेमेस्टर के इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव यानी कि आपका डीएससी का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के फिफ्थ सेमेस्टर के इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी सब्जेक्ट की सेकेंड यूनिट के चैप्टर नंबर 2 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारी यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2 है जो इसमें हम आर्थिक राष्ट्रवाद, उदारवाद और संरचनावाद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या देश को पहले अपनी अर्थव्यवस्था बचानी चाहिए या पूरी दुनिया के साथ मिलकर काम करना चाहिए, या फिर क्या वाकई दुनिया को अर्थव्यवस्था सबके लिए बराबर है, तो शायद आपके जवाब अलग अलग हो। तो यही सवाल हमें लेकर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के तीन बड़े दृष्टिकोणों तक: आर्थिक राष्ट्रवाद, उदारवाद और संरचनावाद। तो आज हम इन तीनों को कहानियों और उदाहरणों के साथ समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था को समझने के लिए अलग अलग सैद्धांतिक दृष्टिकोण जरूरी है। तो स्टूडेंट, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी कि आईपीई को समझने के लिए हमें सिर्फ तथ्यों से नहीं बल्कि अलग अलग विचारधाराओं से देखना पड़ता है। तो इसमें तीन प्रमुख दृष्टिकोण है। फर्स्ट हमारा आर्थिक राष्ट्रवाद, सेकंड उदारवाद और थर्ड संरचनावाद। तो सबसे पहले जो आर्थिक राष्ट्रवाद है उसका मतलब समझ लेते हैं। तो आर्थिक राष्ट्रवाद का मतलब है राष्ट्र के हित पहले, यानी कि राष्ट्र का हित सबसे ऊपर रखा जाता है आर्थिक राष्ट्रवाद में। उदारवाद में मुक्त व्यापार और न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप होता है। तो मुक्त व्यापार और कम से कम सरकारी हस्तक्षेप उदारवाद में होता है। संरचनावाद वैश्विक असमानताओं और निर्भरता पर जोर। तो संरचनावाद में अमीर और गरीब देशों के बीच असमानता और शोषण पर फोकस किया जाता है। तो यही हमारे तीन तरह के दृष्टिकोण थे: आर्थिक राष्ट्रवाद, उदारवाद और संरचनावाद। इन दृष्टिकोणों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति कैसे जुड़ी है और किन किन ताकतों से प्रभावित होती है। तो स्टूडेंट, ये जो तीनों दृष्टिकोण है, आर्थिक राष्ट्रवाद, उदारवाद और संरचनावाद, ये हमें ये बताते हैं कि दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था कैसे जुड़ी हुई है और कौन कौन से कारक उसे प्रभावित करते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है आर्थिक राष्ट्रवाद का। तो अब हम बात कर लेते हैं आर्थिक राष्ट्रवाद के बारे में। सबसे पहले यह विचार कहता है कि राष्ट्र राज्य को अपने आर्थिक हितों को सबसे ऊपर रखना चाहिए। तो स्टूडेंट, आप मान लीजिएगा आप एक राजा है और आपके राज्य में लोहे की खदानें हैं। अगर आप इन खदानों को विदेशी व्यापारों को दे देंगे तो वे पैसा कमाएंगे और ताकतवर होंगे, लेकिन अगर आप इन्हें ही अपने सैनिकों और उद्योगपतियों के लिए सुरक्षित रखेंगे तो आपका राष्ट्र और मजबूत होगा। तो यही सोच है हमारे आर्थिक राष्ट्रवाद की। तो इसके जो मुख्य बिंदु है उसमें सबसे पहले आता है राष्ट्र हित सर्वोपरि, यानी कि जो आर्थिक नीतियां है राष्ट्र की, वे राजनीतिक और रणनीतिक ताकतों को मजबूत करती है। सेकंड, इसमें आता है सरकार को घरेलू उद्योग, श्रमिक और संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए और साथ ही इसके लिए अक्सर संरक्षणवाद अपनाया जाता है, जैसे कि आयात शुल्क हो गया, कोटा हो गया, विदेशी निवेश पर नियंत्रण। ये सभी इसका आर्थिक राष्ट्रवाद में उपयोग होता है। तो यही था हमारा भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद। अब हम भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के कुछ मुख्य बिंदु भी समझ लेते हैं। तो इसमें मुख्य बिंदु में सबसे पहला आता है राष्ट्रहित सर्वोपरि। तो इसमें जो राष्ट्रहित होता है वो सर्वोपरि होता है। आर्थिक नीतियां राष्ट्र के राजनीतिक रणनीतिक लक्ष्य को मजबूत करने के लिए। तो जो आर्थिक नीतियां होती है वे राष्ट्र की राजनीतिक और रणनीतिक ताकतों को मजबूत करे। सेकंड, औद्योगिक नीति, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, सब्सिडी और प्रोत्साहन देना। तो जैसे कि टैरिफ, कोटा और प्रोटेक्शन के जरिए हम घरेलू उद्योगों की सुरक्षा कर सकते हैं।
थर्ड आता है विदेश निवेश पर नियंत्रण। रणनीतिक क्षेत्र जैसे रक्षा, ऊर्जा, विदेश पूंजी का सीमित प्रभाव, खासकर जो रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्र है उसमें हम विदेशी निवेश पर नियंत्रण कर सकते हैं। फोर्थ आता है स्वदेशी अभियान, जिसमें स्थानीय उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देना, यानी कि अपने उद्योग और उत्पादों को बढ़ावा। मुद्रा प्रबंधन, प्रतिस्पर्धक लाभ पाने के लिए मुद्रा मूल्य में हेरफेर, ताकि देश को प्रतिस्पर्धक लाभ मिल सके, उसलिए हमें मुद्रा प्रबंधन भी करना चाहिए। तो स्टूडेंट ये हमारे कुछ मुख्य बिंदु थे। अब हम इनको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है 16वीं से 18वीं सदी का मार्केटिलिज्म। तो मार्केटिलिज्म के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें सोना चांदी जमा करना, उपनिवेश हासिल करना। सेकंड जो उदाहरण आता है वो आता है 20वीं सदी में लैटिन अमेरिका की इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, आईसीआई नीति। तो आज का जो मेक इन इंडिया है वो भी, और बियो अमेरिकन अभियान है, ये सभी भी हमारे इसके उदाहरण है। तो स्टूडेंट आर्थिक राष्ट्रवाद हमें यही कहता है कि पहले अपना देश बाद में बाकी दुनिया। तो यही था हमारा आर्थिक राष्ट्रवाद, जिसके मैंने मुख्य बिंदु आपको बता दिया है, कुछ उदाहरण बता दिए हैं। तो यही था हमारा आर्थिक राष्ट्रवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उदारवाद। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे उदारवाद के बारे में, लिबरलिज्म के बारे में। तो स्टूडेंट अब जरा आप सोचिए कि दुनिया का एक बड़ा बाजार है जहां हर कोई अपनी विशेषज्ञता के हिसाब से माल और सेवाएं बेचता है। कोई टैक्स, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसे में हर कोई फायदे में रहता है, और यही सोच है उदारवाद की। तो उदारवाद मानता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मुक्त व्यापार से ही राष्ट्र और पूरी दुनिया का विकास होगा। सरकार की भूमिका जो है वो बहुत ही सीमित होनी चाहिए उदारवाद में। मुक्त बाजार और प्रतिस्पर्धा से संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग होता है। तो यही हमारा उदारवाद कहता है। अब हम उदारवाद के भी कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो इसके मुख्य बिंदु में हम सबसे पहले देखेंगे मुक्त व्यापार, यानी कि हमारा फ्री ट्रेड। देशों के बीच बिना बाधा के वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान। तो देशों के बीच बिना बाधा सामान और सेवाओं का आदान प्रदान, उसको ही हम फ्री ट्रेड कहते हैं, मुक्त व्यापार कहते हैं। सेकंड हमारा आता है न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप। राज्य केवल कानून और व्यवस्था बनाए। तो जो राज्य का काम है या सरकार का जो काम है वो सिर्फ कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। थर्ड आता है निजीकरण और उदारीकरण। उद्योग निजी हाथों में, विदेशी निवेशों का स्वागत। तो जो उद्योग है वो निजी हाथों में हो और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन किया जाता है निजीकरण और उदारीकरण में। फोर्थ आता है बहुपक्षीय सहयोग। डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थानों का समर्थन। जो हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंडियन हमारा मैग्नेशियन फैक्स हो गया, या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया, इन जैसी जो संस्थाएं, इन सभी का समर्थन बहुपक्षीय सहयोग होता है। आपसी लाभ, हर देश को फायदा। कंपैरेटिव एडवांटेज, रिकार्डो का सिद्धांत। तो आपसी लाभ, हर देश का वही उत्पादन करे जिसमें वह सबसे अच्छा है। वो यही हमारे डेविड रिकार्डो का कंपैरेटिव एडवांटेज सिद्धांत भी कहता है। तो ये हमारे कुछ मुख्य सिद्धांत थे हमारे उदारवाद के। अब हम उदारवाद के भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो उदारवाद के उदाहरणों में सबसे पहले हमारा आता है एड स्मिथ जी, जिनका इनविजिबल हैंड, बाजार स्वयं संतुलन बना लेता है। तो एड स्मिथ का इनविजिबल हैंड, यानी कि बाजार खुद पे खुद संतुलन बना लेता है, ये इसका एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण आता है डेविड रिकार्डो, कंपैरेटिव एडवांटेज। हर देश वही उत्पादन करे जिसमें वह श्रेष्ठ है। थर्ड आता है 1990 के बाद भारत में आर्थिक उदारीकरण, डब्ल्यूटीओ की नीतियां। तो 1991 के बाद भारत का आर्थिक उदारीकरण और डब्ल्यूटीओ की नीतियां भी इसका एक उदाहरण है। तो स्टूडेंट हम यही कह सकते हैं कि उदारवाद हमें कहता है मुक्त बाजार सबके लिए फायदेमंद है। तो यही हमारा उदारवाद था, जिसमें हमने उदारवाद के कुछ मुख्य बिंदु देखे, उदारवाद को देखा और उदारवाद के उदाहरण देखे। तो ये तो हमारा उदारवाद हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संरचनावाद। तो अब हम बात कर लेते हैं संरचनावाद के बारे में। तो स्टूडेंट अब आप मान लीजिए कि दुनिया एक खेल का मैदान है, लेकिन इस खेल में अमीर देशों के पास बड़े बड़े बैट और बॉल है, जबकि जो गरीब देश है उनकी टूटी फूटी चीजों से खेलना पड़ता है। क्या यह बराबरी का खेल है? तो यही सोच है हमारे संरचनावाद की। तो संरचनावादी दृष्टिकोण कहता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था बराबरी पर आधारित नहीं है। विकसित देश जो कि हमारे ग्लोबल नॉर्थ के देश है, गरीब और विकासशील देश जो कि हमारे ग्लोबल साउथ के देश है, उनका शोषण करते हैं। यानी कि ग्लोबल नॉर्थ के देश हमारे ग्लोबल साउथ के देशों का शोषण करते हैं। और विश्व व्यवस्था भी ऐसी बनी है जिसमें अमीर देश हमेशा फायदे में रहता है और जो गरीब देश है वो पीछे ही छूटता चला जाता है। तो ये एक तरीके से असमानता की बात करता है संरचनावाद। इसके बाद हम संरचनावाद के कुछ मुख्य बिंदु भी देख लेते हैं। तो मुख्य बिंदु में हम सबसे पहले देखेंगे असमानता पर जोर।
विकसित और विकासशील देशों के बीच शक्ति संतुलन असमान है। तो जो अमीर और गरीब देश है उनके बीच शक्ति का जो संतुलन है वो बराबर नहीं है। सेकंड आता है निर्भरता सिद्धांत। गरीब देश अमीर देशों पर तकनीक, पूंजी और बाजार के लिए निर्भर रहते हैं। तो जो डिपेंडेंसी थ्योरी है वो हमें कहती है कि जो गरीब देश है वे अमीर देशों पर तकनीक, पूंजी और बाजार के लिए निर्भर रहते हैं। थर्ड हमारा आता है विश्व प्रणाली विश्लेषण। दुनिया को कोर धनी देश, सेमी पेरिफेरी पेरिफेरी गरीब देश में बांटा गया है। तो वर्ल्ड जो सिस्टम एनालिसिस है जो कि इमैनुअल वालेस्टेन द्वारा दिया गया था, उन्होंने दुनिया को तीन हिस्सों में बांटा। पहला हमारा कोर जिसमें हमारे अमीर देश आते हैं, सेकंड हमारे सेमी पेरिफेरी आते हैं और थर्ड हमारे आते हैं गरीब देश। फोर्थ हमारा आता है औपनिवेशिक निरासत। उपनिवेशवाद ने असमान विकास पैदा किया। जो उपनिवेशवाद था उसने असमान विकास को भी पैदा किया। साथ ही विकासशील देशों की आवाज ग्लोबल साउथ की मांग की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं निष्पक्ष हो। तो जो ग्लोबल साउथ है, जो हमारे गरीब देश है, उनकी मांग है कि जो वैश्विक संस्थाएं हैं वे निष्पक्ष हो जाए। तो ये तो हमारे कुछ मुख्य बिंदु हो गए। अब हम इसके संरचनावाद के कुछ मुख्य उदाहरण भी देख लेते हैं। तो अब हम उदाहरणों के बारे में बात कर लेते हैं। उदाहरण में हम देखेंगे अफ्रीकी देशों का प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहना, लेकिन कमाई विकसित देशों को जाना। तो जो अफ्रीकी देशों का प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहना है, लेकिन जो उनका मुनाफा होता है, जो उनकी कमाई होती है या जो भी उनका लाभ होता है वो अमीर देशों को चला जाता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को कठिन शर्तों से विकासशील देशों पर बोझ। तो जो आईएमएफ और वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक है उनकी कठोर शर्तें हमारे विकासशील देशों पर लागू होती है। डब्ल्यूटीओ में गरीब देशों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिलना। तो जो डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें गरीब देशों की कमजोर स्थिति है। तो स्टूडेंट हम संक्षेप में यही कह सकते हैं कि संरचनावाद कहता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था बराबरी पर नहीं बनी, इसमें शोषण छुपा हुआ है। तो यही था हमारा संरचनावाद, जिसको मैंने आपको बता दिया संरचनावाद क्या था, संरचनावाद के कुछ मुख्य बिंदु, संरचनावाद के कुछ उदाहरण। तो यही था हमारा संरचनावाद। तो यही मैंने आपको तीनों दृष्टिकोण बता दिया आपके, उदारवाद, संरचनावाद और हमारा आर्थिक राष्ट्रवाद। अब इसके बाद हम हमारा एक छोटा सा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा निष्कर्ष का आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे आर्थिक राष्ट्रवाद राष्ट्र के हित और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। तो स्टूडेंट जो आर्थिक राष्ट्रवाद है वो हमें सिखाता है कि राष्ट्र हित सबसे ऊपर है। उदारवाद वैश्विक सहयोग और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। तो जो उदारवाद है वो हमें कहता है कि मुक्त व्यापार और सहयोग ही सबको फायदा है। संरचनावाद असमानता और शोषण को उजागर करता है और संरचनावाद हमें चेतावनी देता है कि यह वैश्विक व्यवस्था असमान है और अमीर देशों के पक्ष में है। ये तीनों दृष्टिकोण हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के अलग अलग पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। तो स्टूडेंट असल दुनिया में कोई भी देश सिर्फ एक दृष्टिकोण पर नहीं चलता, समय और परिस्थिति के हिसाब से ये देश तीनों का मिश्रण अपनाते हैं। तो वास्तविकता में कोई भी देश सिर्फ एक ही दृष्टिकोण पर नहीं चलता, बल्कि समय और परिस्थिति के अनुसार मिश्रण अपनाते हैं। तो यही वजह है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसको पढ़ना जरूरी है, ताकि हम समझ सके कि राष्ट्र और दुनिया किन विचारधाराओं से अपनी आर्थिक राजनीतिक नीतियां तय करते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट नंबर 2 का ही आता है, जो कि हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम ऐतिहासिक समाजवाद, नारीवाद और उत्तर औपनिवेशवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट क्या आपने कभी सोचा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को सिर्फ पैसों और व्यापार से नहीं, बल्कि इतिहास, समाज और लिंग से भी समझा जा सकता है? तो कैसे उपनिवेशवाद की विरासत, महिलाओं की भूमिका और सामाजिक ढांचे आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था को आकार दे रहे हैं? तो आज हम समझेंगे ऐतिहासिक समाजशास्त्र, नारीवाद और उत्तर औपनिवेशवाद का इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी (आईपीई) पर दृष्टिकोण। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अर्थव्यवस्था को समझने के लिए केवल आर्थिक या राजनीतिक दृष्टिकोण काफी नहीं है। तो स्टूडेंट आईपीई को अगर हमें समझना है तो उसको समझने के लिए सिर्फ राजनीति या अर्थशास्त्री काफी नहीं है। समाजशास्त्रीय, नारीवाद और उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण भी जरूरी है। तो हमें समाजशास्त्रीय, नारीवाद और उत्तर औपनिवेशवादी नजरिए भी चाहिए। ये दृष्टिकोण बताते हैं कि कैसे इतिहास, लैंगिक असमानता और उपनिवेशवाद की विरासत वैश्विक राजनीति
और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो स्टूडेंट इन्हीं दृष्टिकोणों से हमें पता चलता है कि इतिहास, लैंगिक असमानता और उपनिवेशवाद की विरासत आज भी वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है परिभाषाएं और अवधारणाएं। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे परिभाषा और अवधारणाएं के बारे में। तो स्टूडेंट आप मान लीजिएगा आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। अगर आप सिर्फ नीचे देखते रहेंगे तो सिर्फ पत्थर और रास्ता दिखेगा, लेकिन अगर आप ऊपर से देखेंगे तो पूरी घाटी की तस्वीर साफ हो जाएगी। तो वैसे ही हमारे 2 तरह के 3 तरह के हमारे जो दृष्टिकोण है, जो अवधारणा है, उसमें हमारे सबसे पहले आता है ऐतिहासिक समाजशास्त्र, फिर आता है नारीवाद और फिर आता है उत्तर उपनिवेशवाद। तो ऐतिहासिक समाजशास्त्र समाज, राज्य और वैश्विक आर्थिक संरचनाओं को इतिहास के लंबे परिप्रेक्ष्य से देखना। तो ऐतिहासिक समाजवाद समाजशास्त्र अर्थव्यवस्था और राजनीति को लंबे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देखना ही हमारा ऐतिहासिक समाजशास्त्र है। सेकंड आता है नारीवाद, लैंगिक असमानता और महिलाओं की भूमिका को समझना और उसे राजनीतिक आर्थिक विश्लेषण में शामिल करना। तो महिलाओं की भूमिका और लैंगिक असमानता को समझना ही नारीवाद कहलाता है। थर्ड आता है हमारा जो अवधारणा आती है वो हमारी उत्तर उपनिवेशवाद की आती है। उपनिवेशवाद के प्रभाव और उनकी विरासत को उजागर करना, खासकर ग्लोबल साउथ के दृष्टिकोण से। तो जो उपनिवेशवाद की विरासत है और उसका प्रभाव है, उसको उजागर करने ही हमारा उत्तर उपनिवेशवाद कहलाता है। तो स्टूडेंट ये तीनों मिलकर ही हमें आईपी की बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं। तो यही था हमारे परिभाषाएं और अवधारणा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वैश्विक अर्थव्यवस्था का मार्क्सवादी विश्लेषण। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसका मार्क्सवादी विश्लेषण क्या कहता है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण मानता है कि पूंजीवाद असमानता पैदा करता है। तो स्टूडेंट मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है, जो मार्क्सवादी विश्लेषण है, वो यही कहता है कि जो पूंजीवाद है उससे असमानता पैदा होती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था अमीर और गरीब देशों में बटी हुई है। तो जो ग्लोबल नॉर्थ जिसमें कि अमीर देश आते हैं और जो ग्लोबल साउथ जिसमें कि गरीब देश आते हैं, इसमें ही जो दुनिया बटी हुई है वो इसका ही नतीजा है। निर्भरता सिद्धांत, गरीब देश अमीर देशों पर पूंजी, टेक्नोलॉजी और बाजार के लिए निर्भर रहते हैं। तो जो हमारी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, जो कि इमेल वॉलस्टेन द्वारा दी गई थी, ये दुनिया को 3 हिस्सों में बांटती है। फर्स्ट हमारा कोर, जिसमें हमारे अमीर और शक्तिशाली देश आते हैं। दूसरा हमारा पेरिफेरी, जिसमें गरीब और संसाधन सप्लाई करने वाले देश आते हैं। और थर्ड हमारा सेमी पेरिफेरी, जिसमें बीच की स्थिति वाले देश आते हैं। तो यही है हमारा विश्व प्रणाली विश्लेषण, यानी कि हमारा वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, जिसमें हमारे 3 प्रकार के देश आते हैं, कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी। तो अमीर देश होते हैं कोर, जो कि शोषण करते हैं। पेरिफेरी होते हैं हमारे गरीब देश, जो कि कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। और सेमी फेयर होते हैं हमारी बीच की स्थिति वाले। तो स्टूडेंट आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिए, जो अफ्रीकी देश है वो कच्चा माल निर्यात करते हैं, लेकिन इसका जो मुनाफा है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अमीर देश कमा लेती है। तो यही था हमारा विश्व प्रणाली विश्लेषण, यानी कि हमारा वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है आईपीई का नारीवादी परिप्रेक्ष्य। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, जो भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, उसका नारीवादी परिप्रेक्ष्य आखिर है क्या। तो स्टूडेंट क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो ज्यादातर ध्यान बड़े उद्योगों और कंपनियों पर होता है, लेकिन घर चलाने वाली महिलाओं, खेतों में काम करने वाले मजदूर, महिलाओं या प्रवासी महिला श्रमिकों का योगदान शायद ही गिना जाता है। तो यही आवाज उठाता है नारीवादी परिप्रेक्ष्य की। तो यही हमें बताता है पारंपरिक आईपी पुरुष प्रधान दृष्टिकोण रहा है। नारीवादी दृष्टिकोण कहता है महिलाओं और लैंगिक संबंधों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो जो महिलाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजदूर, घरेलू कामगार, प्रवासी श्रमिक और उपभोक्ता के रूप में है, वे अहम भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की नीतियां हैं वे अक्सर महिलाओं पर नकारात्मक असर डालती है। तो महिला वैश्विक अर्थव्यवस्था में किस तरीके से योगदान देती है, मजदूर, सस्ती श्रम शक्ति के रूप में, घरेलू कामगार, प्रवासी श्रमिक, उपभोक्ता, महत्वपूर्ण भूमिका ये महिलाएं अपनी निभाती है। वैश्विक नीतियां जैसे कि आईएमएफ और स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट पॉलिसीज अक्सर महिलाओं पर नकारात्मक असर डालती है। तो उदाहरण के लिए आप समझिएगा 2008 का वित्तीय संकट। तो जो 2008 का वित्तीय संकट था वो सबसे बड़ा बोझ महिलाओं ने उसका झेला। नौकरियां गई, काम का बोझ बढ़ा, लेकिन उनकी जो आवाज है वो अनसुनी रह गई। तो यही था हमारा आईपी का नारीवादी परिप्रेक्ष्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है
वो हमारा आता है लैंगिक शक्ति गतिकी का अनावरण यानी कि आईपीई में नारीवादी दृष्टिकोण। तो अब हम बात कर लेते हैं लैंगिक शक्ति राजनीति का अनावरण के बारे में। तो स्टूडेंट नारीवाद मानते हैं कि शक्ति संबंध सिर्फ राज्य संस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार, कार्यस्थल और समाज में भी मौजूद है। तो स्टूडेंट नारीवाद कहता है कि जो शक्ति संबंध है वो सिर्फ सरकारों और संस्थाओं तक सीमित नहीं होते, बल्कि घर, परिवार और कार्यस्थल में भी होते हैं। तो इनको कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में हम सबसे पहले देखेंगे वैश्विक उत्पादन श्रृंखला में महिलाएं अक्सर कम मजदूरी पर काम करती है। तो जो हमारी वैश्विक सप्लाई चेन है या जैसे कि गारमेंट इंडस्ट्री हो गई, उसमें महिलाएं बहुत कम वेतन पर ही काम करती है। आर्थिक संकट जैसे 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का बोझ सबसे ज्यादा महिलाओं पर पड़ा। तो आर्थिक संकट का जो असर है वो हमेशा महिलाओं पर ज्यादा होता है। इसलिए आईपीई को लैंगिक शक्ति संबंधों का अध्ययन भी करना चाहिए। तो निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं जो हमारा आईपी है उसको लैंगिक शक्ति संबंधों का भी अध्ययन करना चाहिए। तो यही थे हमारे कुछ उदाहरण जिसके साथ हमने लैंगिक शक्ति राजनीति का अनावरण देखा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है निहित अर्थ और योगदान। तो अब हम बात कर लेते हैं निहित अर्थ और योगदान के बारे में। तो अब हम बात करते हैं हमारे नारीवाद और समाजशास्त्र का योगदान। तो नारीवादी और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण ने आईपीई को समृद्ध बनाया। तो जो नारीवाद और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है इन दोनों ने ही आईपीओ में विकसित किया। तो इनके योगदान क्या क्या रहे, इनके योगदान देख लेते हैं। सबसे पहला था शक्ति संबंधों को बहुआयामी समझ, केवल राज्य वर्सेस राज्य नहीं। तो शक्ति संबंधों की बहुआयामी समझ, सिर्फ राज्य बनाम राज्य नहीं। सेकंड आता है हाशिए पर बड़े समूहों को अध्ययन में शामिल करना। तो जो है हाशिए पर पड़े समूह है जैसे कि महिलाएं, उपनिवेशित समाज, इन सभी को अध्ययन में शामिल करना। थर्ड आता है वैश्विक न्याय और समानता की मांग। तो वैश्विक न्याय और समानता की मांग उठाना भी इनके योगदान है। तो स्टूडेंट इन दृष्टिकोणों ने आईपी को सिर्फ आर्थिक विषय नहीं रखकर सामाजिक और मानवीय विषय भी आईपी को बना दिया। तो ये तो हमारा निहितार्थ और योगदान हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है समकालीन आईपीई में नारीवाद। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा आज के समय का जो हमारा आईपीई है उसमें नारीवाद का क्या योगदान रहा है। तो फेमिनिज्म यानी कि नारीवाद के बारे में हम देखेंगे। तो आज नारीवाद केवल महिलाओं की भूमिका पर नहीं है, बल्कि जो लैंगिक न्याय है उस पर भी केंद्रित है। तो स्टूडेंट जो नारीवाद है वो सिर्फ महिलाओं की भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि जो जेंडर जस्टिस है यानी कि जो लैंगिक न्याय है उस पर भी ये केंद्रित है। वैश्विक आर्थिक नीतियों का जो विश्लेषण है वो यही देखने के लिए किया जाता है कि इनका जो असर है वो किस वर्ग तक या किस लिंग पर पड़ता है। तो इससे हमें यही साबित होता है कि नारीवाद अब आईपी में एक केंद्रीय दृष्टिकोण बन चुका है। तो इसके कुछ उदाहरण भी है, कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं। तो उदाहरण में हमारा सबसे पहले जो आता है वो हमारा आता है माइक्रो फाइनेंस योजना यानी कि महिलाओं को छोटे ऋण। तो जो महिलाओं को छोटे ऋण देकर आत्मनिर्भर बनाया गया है वो हमारा एक इसका उदाहरण है। दूसरा आता है यूनाइटेड नेशन वुमेन जैसी संस्थाओं का उदय। थर्ड आता है लैंगिक समानता को एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में शामिल करना। तो इससे हमें यही साबित होता है कि जो नारीवाद है वो अप आईपीई में एक केंद्रीय दृष्टिकोण बन चुका है। तो स्टूडेंट यही था हमारा समकालीन आईपीई में नारीवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है आईपीई का उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे आईपी के उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण के बारे में। तो स्टूडेंट अगर आप भारत की कहानी देखें तो पता चलेगा कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने हमारी अर्थव्यवस्था को खेती केंद्रित बना दिया और हमारे उद्योग नष्ट कर दिए हैं। तो यह दृष्टिकोण बताता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी उपनिवेशवाद की विरासत से प्रभावित है। अमीर देशों ने उपनिवेशों से संसाधन लूटे, जो विकास किया उसका प्रभाव आज भी हमारे ऊपर बना हुआ है। तो भारत में इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। तो औपनिवेशिक काल में ब्रिटेन ने भारत की अर्थव्यवस्था को कृषि केंद्रित बना दिया और उद्योगों को नष्ट कर दिया। स्वतंत्रता के बाद भी भारत को पकड़ धकड़ विकास मॉडल का अपनाना पड़ा। तो जो स्वतंत्रता के बाद है भारत उसको कैचअप मॉडल अपनाना पड़ा, यानी कि जो उपनिवेशवाद की विरासत है वो आज भी हमारे विकास को प्रभावित करती है। तो अब हम बात कर लेते हैं उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण का तर्क के बारे में। तो वैश्विक संस्थाएं आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ आज भी पश्चिमी देशों के हितों में काम करती है। तो जो अमीर देश है वे आज भी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाओं के जरिए ग्लोबल साउथ को नियंत्रित करते हैं।
ग्लोबल साउथ की आवाज़ को महत्व मिलना चाहिए, तो इसलिए जो गरीब देशों की आवाज़ है, उसको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महत्व मिलना चाहिए। तो ये था हमारा उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण का तर्क, भारत का उदाहरण और आईपीई का उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण। तो ये तो हमने आईपीई का उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण देख लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा एक छोटा-सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा-सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे, ऐतिहासिक समाजशास्त्र, नारीवाद और उत्तर उपनिवेशवाद ने आईपीई को नया दृष्टिकोण दिया। तो स्टूडेंट, जो ऐतिहासिक समाजशास्त्र है, वो हमें बताता है कि वैश्विक असमानताएं कैसी बनी, लैंगिक संबंध आर्थिक संरचनाओं को कैसे प्रभावित करते हैं, उपनिवेशवाद की विरासत आज भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देती है। तो जो उत्तर उपनिवेशवाद है, वो यह उजागर करता है कि औपनिवेशिक विरासत आज भी वैश्विक व्यवस्था में बनी हुई है, और नारीवाद हमें यही दिखाता है कि जो लैंगिक संबंध है, वो अर्थव्यवस्था और राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं। इन दृष्टिकोणों के बिना आईपी की समझ अधूरी है। तो स्टूडेंट, यही कारण है कि हमें राजनीति और अर्थव्यवस्था को सिर्फ पैसे और शक्ति की नज़र से नहीं, बल्कि समाज, लिंग और इतिहास की दृष्टि से भी देखना चाहिए। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है, और साथ ही हमारी यूनिट नंबर सेकंड भी कंप्लीट होती है। क्योंकि यूनिट नंबर सेकंड में हमारे टोटल 2 ही चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो यही था हमारा सेकंड यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी थर्ड यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।